हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे आइक वर्जन 2 के बारे में। और एक इन डेप्थ सेशन होगा, डीप डाइव, जिसमें हम काफ़ी सारी डिटेल्स डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। हम स्टार्ट करेंगे आइक वर्जन 2 का एक बेसिक ओवरव्यू लेके, और उसके बाद हम इसकी डिटेल्स में जाएंगे। आइक वर्जन 2 स्टार्ट हुआ था 2005 में, और ये इसकी इनिशियल RFC थी, RFC 4306। उसके बाद नेक्स्ट पार्ट में जब ये थोड़ी आउटडेटेड हो गई, उसके बाद इसे रिप्लेस किया गया RFC 5996 से, जो कि पब्लिश हुई थी 2010 में। उसके बाद ये दोनों RFC आउटडेटेड हो गई। उसके बाद हमारी जो नेक्स्ट RFC आई, जो 2014 में आई, उसके बाद उसे रिप्लेस किया गया RFC 7296 के साथ, जो अभी फ़िलहाल करंट है। बाकी सारी जो RFCs हैं वो ऑब्सलीट हो चुकी हैं। तो सिर्फ आप कभी भी रेफ़र करेंगे तो उसे RFC 7296 को रेफ़र करेंगे। आइक वर्जन 2 में कुछ ऐसी फीचर्स हैं जो हमें पता होनी चाहिए, जैसे कि ये आइक वर्जन 2 है, ये बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी नहीं है आइक वर्जन 1 के साथ। इस बैकवर्ड कंपैटिबिलिटी का मतलब क्या है कि देखिए, जैसे मान लीजिए यहाँ पर एक राउटर है R1 और एक यहाँ दूसरा राउटर है R2। अब इस पर अगर आइक V1 चल रहा है और यहाँ पर आइक V2 आ गया, तो वो इसको कनेक्ट नहीं होने देगा, क्योंकि ये बैकवर्ड कंपैटिबल नहीं है। यानी कि अगर आपको आइक V2 चलाना है तो दूसरी साइड भी आइक V2 ही होना चाहिए, आइक V1 के साथ ये नहीं चलेगा। IPsec की ओवरऑल फंक्शनिंग वही है जो उस टाइम पे थी। कोई मेजर डिफरेंसेस, कोई मेजर चेंजेस नहीं है। तो आप उसी अंडरस्टैंडिंग से कंटिन्यू कर सकते हैं। ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है कि आइक वर्जन फेज 2 में एक सिंगल ही फेज होता है। इसमें आइक वर्जन 1 की तरह दो फेज नहीं होते, मेन मोड या एग्रेसिव मोड, और जो सेकंड वाला है वो क्विक मोड, ऐसा नहीं होता इसके अंदर सिंगल एक ही फेज होता है। तो जो फर्स्ट पार्ट है इसका, उसके अंदर यूजुअली 4 मैसेजेस होते हैं, और ये आइक वर्जन 2 ऐसे क्रिएट करने का काम आते हैं। और उसी के बाद जब आइक वर्जन 2 ऐसे क्रिएट हो जाता है, उसके बाद IPsec ऐसे क्रिएट होता है, जिसे हम चाइल्ड ऐसे भी बोलते हैं। ये सारी डिटेल हम बाद में समझेंगे, लेकिन अभी के लिए आप समझ लीजिए कि यूजुअली 4 मैसेजेस होते हैं। लेकिन आप ये ना सोचें कि 4 से आगे नहीं बढ़ते। ये बढ़ने को 12 से 16 मैसेजेस तक भी जा सकता है। अब वो किस कंडीशन में जाता है वो हम डिस्कस करेंगे, लेकिन आपको ये सब पता होना चाहिए कि एटलीस्ट 4 मैसेजेस होते हैं। आइक वर्जन 2 होता है UDP यूज़ करता है ट्रांसपोर्ट मैकेनिज्म के लिए, जैसा कि आइक वर्जन 1 करता था, उसमें कोई अंतर नहीं है। और वही पोर्ट 500 और पोर्ट 4500 जैसे यूज़ होते थे, सेम वही पोर्ट्स यहाँ भी यूज़ होते हैं। 500 रेगुलर डिफ़ॉल्ट यूज़ होता है, और 4500 तब यूज़ होता है जब हम नेट ट्रैवर्सल करते हैं। तो इस बात में कोई चेंजेस नहीं है, लेकिन फिर भी आपको बताना ज़रूरी था। जब हम आइक वर्जन 2 के मैसेज एक्सचेंजेस की बात करें, तो ये जो दो तरह के मैसेजेस हैं, आइक SA इनिट और आइक ऑथ, ये मैंडेटरी हैं, ये कंपलसरी हैं, ये होंगे ही होंगे। जो आपको ये फिगर में दिख रहे हैं, ये वाले आइक SA इनिट और आइक ऑथ, ये कंपलसरी हैं। लेकिन ये जो दूसरे वाले मैसेजेस हैं, ये क्रिएट चाइल्ड SA और ये इंफॉर्मेशनल, ये ऑप्शनल है। अब ऑप्शनल क्यों है? अब देखिए, जब आइक SA इनिट और आइक ऑथ हो जाएगा, तो उसके बाद एक पेयर ऑफ IPsec SA ऑलरेडी जनरेट होगा। यानी कि IPsec SA का एक पेयर जनरेट होगा ऑलरेडी इसके साथ ही। ये क्रिएट चाइल्ड SA हमें तब ज़रूरत पड़ती है जब हमें एडिशनल IPsec SAs या एडिशनल चाइल्ड SAs क्रिएट करने होते हैं। दो ऑलरेडी क्रिएट हो चुके हैं, काफ़ी जगह दो से काम चल जाता है। अगर आपका काम नहीं चलता है तो क्रिएट चाइल्ड ऐसे काम यूज़ करते हैं। ये इंफॉर्मेशनल जो होता है, ये ऑप्शनल क्यों है? क्योंकि इसका काम होता है कुछ नोटिफिकेशंस बताना। अगर वो नोटिफिकेशंस आनी ज़रूरी हैं, कुछ एरर्स हैं या कुछ भी एक्सचेंजेस हैं जिसके बारे में बताना ज़रूरी है, तो ये आएगा, अदरवाइज नहीं आएगा। इसलिए ये भी ऑप्शनल है। और एक चीज़ आपको इम्पॉर्टेंट ध्यान रखनी होगी कि जब ये आइक SA इनिट वाला फेज़ हो जाता है, तो आइक SA इनिट फेज़ में ये सब कुछ नॉर्मली चलता है, लेकिन इसके कंप्लीट होने के बाद जब ये आइक ऑथ वाला फेज आता है, तो यहाँ पर सब कुछ एन्क्रिप्टेड हो जाता है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि आइक ऐसे इनिट वाला फेज है, इसके अंदर ऑलरेडी शेयर्ड सीक्रेट डेवलप हो चुका है। और जैसे ही शेयर्ड सीक्रेट बन जाता है, जब भी की एक्सचेंज हो जाता है, तो उसके बाद जो भी कुछ होता है वो शेयर्ड सीक्रेट के बेसिस पे होता है। इसी वजह से ये वाला जो फेज है, आइक ऑथ जो है, ये फुली एनक्रिप्टेड होता है।
इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड होता है। ऑथेंटिकेशन इस फेज में काम करती है, जिसे हम आइक ऑथ कहते हैं, इस फेज में म्यूचुअल ऑथेंटिकेशन काम करती है। इसकी डिटेल हम आगे पढ़ेंगे, लेकिन जस्ट आपके लिए एक ओवरव्यू था। आइक वर्जन 2 सपोर्ट्स एसिमेट्रिक पेयर ऑथेंटिकेशन। अब इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये समझिए कि जैसे मान लीजिए दो राउटर्स हैं, ऐसे ही R1 और R2, ये दो राउटर्स हैं, ठीक है। अब इनके बीच में आइक वर्जन 2 चल रहा है। तो आइक वर्जन 2 के केस में क्या होगा कि जैसे हमारा आइक वर्जन 1 होता था, उसमें दोनों साइड में सेम टाइप की ऑथेंटिकेशन होना जरूरी था। ऑथेंटिकेशन कितने टाइप की? जैसे एक प्री शेयर्ड की हो गया, या सर्टिफिकेट हो गया, या PKI हो गया, इस तरह की ऑथेंटिकेशंस होती हैं। तो आइक वर्जन 1 में हमारा सेम होना ज़रूरी था, लेकिन यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है। यहाँ पर ये फ्री रखता है सबको। यहाँ पे ये बोलता है कि अगर एक साइड को प्री शेयर्ड की यूज़ करना है, कर लो, कोई बात नहीं, दूसरी साइड सर्टिफिकेट यूज़ कर सकती है। अगर एक और प्री शेयर्ड की में भी एक साइड को एक PS प्री शेयर्ड की रखनी है, तो दूसरी साइड एक डिफरेंट प्री शेयर्ड की रख सकती है। यानी कि ये बिल्कुल फ्री हैं दोनों साइड्स, अपनी अपनी तरह से जो जो जहाँ पे एप्लीकेबल हो वो उसके हिसाब से रख सकती हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। ऐसा आइक वर्जन 1 में नहीं था। वहाँ पर अगर आपको प्री शेयर्ड की भी रखनी है तो दोनों साइड में सेम रखी जाएगी। यहाँ पर ऐसा कोई बाउंडेशन नहीं है। आइक वर्जन 2 कैन पुश राउट्स इनटू IPsec peer राउटिंग टेबल। इसको हम रिवर्स राउट इंजेक्शन भी बोलते हैं। अब इसका मतलब क्या होता है कि अगर एक राउटर के पास, यानी दो राउटर्स कम्युनिकेट कर रहे हैं, यहाँ पे R1 और यहाँ पे R2, अगर ये दोनों आइक वर्जन 2 कर रहे हैं और इसकी यहाँ पर एक राउट है, मान लीजिए 10.10.1.2 है, और इसकी यहाँ पर है 20.20.10.2 यहाँ पर है, तो इसके यहाँ पर R2 के यहाँ पर ये वाला राउट नहीं है और R1 के यहाँ पे ये वाला राउट नहीं है। ये क्या कर सकते हैं, ये इस राउट को, दूसरे वाले राउटर को, यानी कि R1 जो है वो R2 से कह सकता है कि प्लीज इंस्टॉल दिस राउट और इंसर्ट दिस राउट इनटू योर राउटिंग टेबल। ये कर सकता है। सिमिलरली R2 भी उससे बोल सकता है कि आप ये 20 वाला जो है ये अपने में आप इंसर्ट कर लो, इंस्टॉल कर लो। इसे रिवर्स राउट इंजेक्शन बोलते हैं। ये भी एक बड़ा बेनिफिट है। आइक वर्जन 2 रिक्वेस्ट रिस्पॉन्स पेयर में काम करता है, तो ये कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट चीज़ ध्यान देने वाली है वो ये है कि यहाँ पर सेंडर जो भेज रहा है फर्स्ट मैसेज, अगर उसको जवाब नहीं आता है, रिस्पॉन्स नहीं आता है, तो सेंडर की ही रिस्पॉन्सिबिलिटी है उसे रीट्रांसमिट करने की। यानी कि यहाँ पर कुछ कुछ मैसेज का एक्ट जैसा काम करता है कि यानी कि एक्ट अगर नहीं आता, आपको रिस्पॉन्स नहीं आता है, सो आपको रीट्रांसमिशन करना है। अभी जैसा हमने पहले डिस्कस किया पिछली वाली स्लाइड में कि अगर इनिशियल फेज जो है उसका आइक ऐसे इनिट वाला, अगर ये सक्सेसफुली कंप्लीट हो जाता है, तो उसके बाद जो बाकी आइक वर्जन 2 एक्सचेंजेस हैं, जैसे आइक ऑथ है, इंफॉर्मेशनल, क्रिएट चाइल्ड, ऐसे ये सब जो हैं, ये फुली एनक्रिप्टेड होते हैं, इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड होते हैं। लेकिन जो आइक ऑथ जब तक नहीं होगा तब तक ये सब ऑथेंटिकेटेड नहीं होंगे। इसका मतलब एनक्रिप्टेड होंगे, इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड भी होगी, लेकिन फुली ऑथेंटिकेटेड ये तभी होंगे जब ये आइक ऑथ वाला पार्ट भी हो जाएगा। तो इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। एनक्रिप्टेड और इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड आपको आइक ऐसे इनिट के बाद ही मिल जाएगी। ऑथेंटिकेशन के लिए आपको एक स्टेप और वेट करना पड़ेगा। जब हम सिक्योरिटी एसोसिएशन की बात करते हैं, क्योंकि ये इनिशियल पार्ट, ये आइक एसए, इसका काम ही यही है, सिक्योरिटी एसोसिएशन इनिशियलाइजेशन। जैसे आप देख रहे हैं आइक एसए, सिक्योरिटी एसोसिएशन इनिट, इनिशियलाइज, यानी कि सिक्योरिटी एसोसिएशन ही तो हमें नेगोशिएट करनी है, उन्हीं के बेसिस पे तो कनेक्शन सेटअप होगा। तो उसमें 4 क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम यूज होते हैं जिनके बेसिस पे ये सिक्योरिटी एसोसिएशन बनती हैं। वो क्या होते हैं? नॉर्मली एक एनक्रिप्शन एल्गोरिथम हो गया, एक इंटीग्रिटी प्रोटेक्शन के लिए हो गया डिफी-हेल्मन, एक स्यूडो रैंडम फंक्शन। ये सारे हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। अभी देखते हैं आइक ऐसे इनिट के अंदर एक्चुअली में होता क्या है। अभी देखिए, दोनों पार्टीज ये सब चीजें नेगोशिएट करती हैं। ये इनिशिएटर हो गया, ये रिस्पॉन्डर हो गया। जो पिछली स्लाइड में हम डिस्कस करे थे कि 4 क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स जो हमें नेगोशिएट करने हैं, हम उनके बारे में बात करते हैं। तो जब नेगोशिएशन की बात आती है
तो ये सारी पार्टीज़, ये दोनों पार्टीज़ जो हैं, ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम्स जो ये सपोर्ट करती हैं। जैसे मान लीजिए इनिशिएटर कोई मैसेज भेजेगा, तो जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम वो सपोर्ट करता होगा वो दूसरी साइड पे भेज देगा। उसके साथ ये डिफी-हेल्मन ग्रुप भी भेजेगा। ये देखिए, ये जो आपको दिख रहा है, ये आइक हेडर है, आइक वर्जन 2 का हेडर है। इसके अंदर कुछ इन्फॉर्मेशन जाती है जो हम डिस्कस करेंगे डिटेल में। ये SA है, SAI1, ये सिक्योरिटी एसोसिएशन 1 है, और आई मतलब इनिशिएटर की तरफ से, यानी कि जो फर्स्ट पार्टी जो भेज रही है सिक्योरिटी एसोसिएशन। सिक्योरिटी एसोसिएशन में वही चारों चीज आती हैं जो हमने डिस्कस करी: एनक्रिप्शन एल्गोरिथम, इंटीग्रिटी एल्गोरिथम, डिफी-हेल्मन ग्रुप और स्यूडो रैंडम फंक्शन और नॉन्स। अब ये सारी चीज चली जाती हैं। ये की एक्सचेंज आपको दिख रहा है, ये डिफी-हेल्मन के अंदर जाता है, इसे की एक्सचेंज बोलते हैं। ये एन जो आपको दिख रहा है, इसे नॉन्स बोलते हैं। एक रैंडम नंबर होता है जो एक ही बार यूज होता है, नंबर यूज्ड वंस। सिमिलरली उसके रिस्पॉन्स में रिस्पॉन्डर की तरफ से भी वही आइक हेडर, उसका सिक्योरिटी एसोसिएशन, उसका की एक्सचेंज, उसका अनाउंस, और अगर ऑप्शनल, अगर ज़रूरत है तो ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, ये पार्ट ऑप्शनल है, ये आ भी सकता है, नहीं भी आ सकता। तो ये सारी चीज़ें इसमें आती हैं। तो आइक वर्जन 2 के ये जो सारे पैरामीटर्स, ये नेगोशिएट करने का, ये सब बात करने का रिस्पॉन्डर से, इनका पर्पस क्या है? पर्पस सिर्फ इतना है कि एक कॉमन ग्राउंड पर ये दोनों आ जाएं, एक प्रॉपर नेगोशिएशन हो जाए। नेगोशिएशन होने के बाद ये सब जो एल्गोरिथम्स और डिफी-हेल्मन और ये सब जो हम डिस्कस कर रहे हैं, इनके बेसिस पर एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट हो, जिसके बेसिस पर कुछ की मटेरियल हो, और फिर हम जो नेक्स्ट वाले स्टेजेस हैं, यानी कि जो एस से इनिट के बाद, यानी आइक एस से इनिट जो इनिशियल है, उसके बाद जो आइक ऑथ आता है, इंफॉर्मेशनल पीरियड चाइल्ड से, ये सब जो आते हैं, हम इनके बेसिस पर यहाँ से नेगोशिएशन करके बाकी सब कुछ हम फुली प्रोटेक्ट कर सकें, फुली सिक्योर कर सकें। वो रीज़न क्यों? क्योंकि बाद में हम आइडेंटिटी शेयर करते हैं। मेन पर्पस है आइडेंटिटी सिक्योर होनी चाहिए, उसी के लिए ये सब चीज़ होती है। ये बड़ा इंपॉर्टेंट पार्ट है डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज। जो ये के ई वाला पोर्शन आप देख रहे हैं, की एक्सचेंज, ये इसके अंदर जाता है की एक्सचेंज में। ये ज़रूरी है क्योंकि हमें शेयर्ड सीक्रेट की जनरेट करनी है, और इंटरनेट के ऊपर ओवर एन इनसिक्योर मीडियम, इसलिए डिफी-हेल्मन की बहुत इंपॉर्टेंस है। डिफी-हेल्मन एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स प्रोटोकॉल है जिसकी हेल्प से हम ये कर पाते हैं। इसका काम करने का तरीका ऐसा है कि सब चीज़ें दूसरी साइड नहीं भेजी जाती हैं, कुछ चीज़ें भेजी जाती हैं, कुछ चीज़ जनरेट होती हैं, लेकिन उन सबको मिलाकर ये एक कॉमन शेयर्ड सीक्रेट जनरेट कर देता है दोनों साइड पे, जिसके बेसिस पे आगे की मटेरियल जनरेट होता है। तो ये बड़ा बेनिफिट है इसका। इसमें एक वैरायटी होती है जिसे हम एलिप्टिक कर्व डिफी-हेल्मन ग्रुप बोलते हैं। ये साइज में छोटा होता है, लेकिन इसकी सिक्योरिटी बहुत अच्छी होती है, इसीलिए यही रिकमेंड किया जाता है। मॉड्यूलस के कंपैरिजन में ये ज़्यादा बेटर रहता है। तो यहाँ पे ये बात बड़ी इंपॉर्टेंट है समझने की कि ये जो सारा डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज होता है, ये एक्चुअली में काम कैसे करता है। अब दोनों साइड्स अपनी अपनी डिफी-हेल्मन की एक्सचेंज एक पब्लिक कीज जनरेट करेंगी। पब्लिक और प्राइवेट का की पेयर होता है इनके पास, जिसको ये जनरेट करते हैं एक साथ, और उसमें से जो पब्लिक वाला पार्ट होता है ये दूसरे के साथ शेयर कर देते हैं, प्राइवेट अपने पास रख लेते हैं। क्योंकि वो जब शेयर सीक्रेट जनरेट होता है तो उस टाइम पे इन दोनों का कॉम्बिनेशन काम आता है जो फॉर्मूले में लगता है, और उसके बाद वो शेयर सीक्रेट जनरेट होता है। तो इन्होंने क्या किया, अब यहाँ पर जैसे इनिशिएटर ने पब्लिक डिफी-हेल्मन वैल्यू जो जनरेट करी थी, और उसको उसको दूसरी साइड भेजना है। अब दूसरी साइड का उसको पता नहीं है कि उसको क्या चाहिए। मतलब यहाँ पर ये भी चीज़ थोड़ा परेशान करने वाली है। यहाँ पर ये जो इनिशिएटर है, ये अपने पास से ये डिफी-हेल्मन की जो पब्लिक वैल्यू इसने जनरेट करी थी, इसको सेंड करेगा, लेकिन इसको अभी ये पता नहीं है कि रिस्पॉन्डर की रिक्वायरमेंट क्या है। ये नॉट श्योर ये इन्होंने इस तरह का प्रोटोकॉल क्यों बनाया, मे बी शायद सिक्योरिटी के लिए या किस वजह से, लेकिन इसकी वजह से टाइम वेस्ट होता है यहाँ पर। अब इनिशिएटर को पता नहीं है, वो अपने एक गेस वर्क करता है, एक अंदाजे से पब्लिक डिफी-हेल्मन की भेजता है कि मे बी जो रिस्पॉन्डर है वो उसको सपोर्ट करता होगा और वो उसको एक्सेप्ट कर लेगा। वो एक अजम्पशन होती है इनिशिएटर की। कई बार ऐसा होता है कि वो एक्सेप्ट नहीं करता, रिस्पॉन्डर रिजेक्ट कर देता है। उसी की वजह से जो काम 4 मैसेजेस के अंदर होना था, वो बढ़ते बढ़ते 10 12 16 मैसेजेस तक पहुंच जाता है। तो ये चीज़ थोड़ा यहाँ पे ध्यान रखने वाली है। ये जो इनिशिएटर पब्लिक डिफी-हेल्मन वैल्यू भेजेगा, तो ये इंटरव्यूज में पूछा जाता है क्वेश्चन
कि ये डिफी हेल्मन वैल्यू जो भेजी जाएगी ये नेगोशिएट होगी कि नहीं होगी। सो ये नेगोशिएट नहीं होती है, ये इनिशिएटर सिर्फ भेज देता है, ऐसा एज्यूम करता है कि रिस्पॉन्डर एक्सेप्ट ही कर लेगा। ये कहाँ भेजी जाती है? ये जब हम सिक्योरिटी एसेशन का की एक्सचेंज पेलोड वाला पोर्शन होता है उसके अंदर हम ये की भेजते हैं। की एक्सचेंज यहीं पे होता है। तो ये तो एक जगह की एक्सचेंज करने की, इसके अलावा भी दूसरी जगह एक और होती है। जब इसको लगता है, मतलब पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पर थोड़ा सा टाइम वेस्टेज ना हो उसको बचाने के लिए क्या करता है, एक पब्लिक डिफी हेल्मन की तो यहाँ पे भेज देता है वैल्यू, और उसके अलावा जो और ये सपोर्ट करता है डिफी हेल्मन ग्रुप्स वगैरह वो अपने एसए पेलोड में भेज देता है। यानी कि दो जगह डिफी हेल्मन की जाती है। की एक्सचेंज पेलोड में जो मेन जो की है जो नेगोशिएशन के लिए दी है डिफी हेल्मन वाली पब्लिक की, वो भेज दी जाती है। लेकिन यहाँ पर कुछ अदर सपोर्टेड जस्ट एज अ सेकेंडरी मेथड कि बाई चांस अगर रिस्पॉन्डर को ये वाली डिफी हेल्मन की पसंद ना आए, वो इसको रिजेक्ट करे, तो एटलीस्ट कोई और दूसरे ऑप्शन हो जिनमें से कुछ ना कुछ उसे मिले और उसमें से वो सपोर्टेड को ले सके। यानी कि या तो ये ऑप्शन होगा या सेकेंडरी में ये वाला ऑप्शन होगा, कहीं से भी रिस्पॉन्डर अपनी पब्लिक डिफी हेल्मन की ले सकता है। रिजेक्शन तभी आएगा इसकी तरफ से जब ना यहां मिली की और ना यहां मिली जो कि रिस्पॉन्डर सपोर्ट करता था, तब ये बड़ी प्रॉब्लम आती है। अब ये कैसे बताएगा कि मुझे ये रिजेक्शन हुआ है? ये इनवैलिड आइक पेलोड इस तरह का टर्म होगा जो आप ये एग्जाम इसमें देख रहे हैं डायग्राम में, इनवैलिड की पेलोड यानी कि इनवैलिड की एक्सचेंज पेलोड, ये वाला जो है ये इनवैलिड है। तो इसके लिए यहां से इसको इनिशिएटर को पता चल जाएगा कि भाई ये तो रिजेक्ट हो गई है, अब फिर दोबारा भेजनी पड़ेगी। दोबारा भेजने में अब प्रॉब्लम एक और है। प्रॉब्लम ये है कि जो इन्होंने सारा ये सिक्योरिटी एसेशन और ये की एक्सचेंज नॉन्स वगैरह ये सब जो किया था, खाली की गलत होने की वजह से ये सब कुछ इसे दोबारा करना पड़ेगा। यहाँ पे वो सिस्टम नहीं है कि अगर सिर्फ की गलत गई है तो दोबारा से डिफी हेल्मन की भेज दो ना, यहाँ पूरा प्रोसेस होता है। तो यानी कि जब इनिशिएटर रीट्राई करेगा डिफी हेल्मन की के साथ तो फुल प्रपोजल भेजा जाएगा, फिर से क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जाएंगे, फिर से पूरी सिक्योरिटी एसेशन, फिर से नॉन्स जाएगा, फिर से की एक्सचेंज जाएगा, वो सब कुछ जाएगा फिर से। रीजन इसका ये होता है कि अभी तक जो भी डिस्कशन चल रही है, यानी कि आइक ऑथ वाले फेज से पहले जो भी कुछ चल रहा है वो ना तो एनक्रिप्टेड है ना ऑथेंटिकेटेड है, सब कुछ क्लियर चल रहा है। तो यानी कि अगर किसी चीज को हमने दोबारा नहीं भेजा तो हैकर उसका मिसयूज कर सकते हैं, वो उसको एक तरीके से मैन इन द मिडल उसका बेनिफिट ले सकते हैं और जो कनेक्शन है वो हाईजैक हो सकता है। तो उससे बचने के लिए ये सारा प्रपोजल दोबारा भेजा जाता है। ये जो आप फॉर्मूला देख रहे हैं इसके बेसिस पे शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होता है। अब शेयर्ड सीक्रेट में मान लीजिए हमें जनरेट करना है शेयर्ड सीक्रेट, तो ये ए यानी कि लोकल प्राइवेट वैल्यू, अगर मान लीजिए ये रिस्पॉन्डर को जनरेट करना है तो रिस्पॉन्डर के पास जो डिफी हेल्मन की जो प्राइवेट वैल्यू है, डिफी हेल्मन की प्राइवेट वैल्यू जो है वो यहाँ पर यूज करेगा ए की जगह पे, और ये जो बी है पीयर्स पब्लिक वैल्यू, यानी कि जो इनिशिएटर ने अपनी जो पब्लिक वैल्यू भेजी थी डिफी हेल्मन की वो यहाँ बी में आ जाएगी। उसके बाद मॉड्यूलस निकाला जाएगा सी एक प्राइम नंबर है, उसका यूज करके यहाँ पे एक शेयर्ड सीक्रेट जनरेट कर लिया जाएगा। ये गुड टू नो इन्फॉर्मेशन है, कोई पूछता नहीं है, लेकिन फिर भी आपको पता होनी चाहिए कि एक्चुअली में जनरेट कैसे होती है। यह है सिक्योरिटी एसेशन पेलोड। यहां चलने से पहले हम थोड़ा सा इनिट का जो प्रोसेस है वो आपको बता दें, क्योंकि अब आपने डिफी हेल्मन समझ लिया तो आपको प्रोसेस भी अच्छी तरह समझ में आ जाएगा। अब डिफी हेल्मन समझने के बाद हम एक बार फिर से आइक ऐसे इनिट समझते हैं, क्योंकि डिफी हेल्मन का बहुत बड़ा रोल होता है, उसी के लिए सब कुछ चल रहा है। ये की एक्सचेंज वाला पार्ट है, इसी से शेयर्ड सीक्रेट जनरेट होता है, इसलिए वो समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इनिशिएटर जो कुछ चीज़ें यहाँ भेजता है उसमें सिक्योरिटी एसेशन होती है, ये वाला जो पोर्शन होता है उस सिक्योरिटी एसेशन के अंदर वही सब चीज़ें होती हैं। एनक्रिप्शन एल्गोरिथम होता है, इंटीग्रिटी होती है, डोमेन डिफी हेल्मन ग्रुप होता है और नॉन्स होता है। ये सब चीज़ें होती हैं जिनसे कि सिक्योरिटी प्रोवाइड होती है। अब जो प्राइमरी चीज़ है क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम, इससे क्या होता है कि यहाँ से सिक्योर होता है आइक ऐसे इनकी मदद से, क्योंकि यहाँ पे एल्गोरिथम्स होते हैं। अब यहाँ से जो इनिशिएटर होगा वो एक प्रपोजल भेजेगा क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का जो वो सपोर्ट करता है।
उन सब क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम का यूज होगा टू सिक्योर द आइक एसे। और इसके बाद एक डिफी-हेल्मन की भेजी जाएगी, डिफी-हेल्मन की पब्लिक की, वो भेजी जाएगी ये की एक्सचेंज वाले पोर्शन में, यानी कि यहाँ पर भेजा जाएगा ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जो सपोर्ट करता है, यहाँ भेजी जाएगी जो की एक्सचेंज डिफी-हेल्मन पब्लिक की है, ये हमारा भेजा गया नॉन्स। तो डिफी-हेल्मन पब्लिक की अब आपको समझ में ही आ गया कि वही ज़रूरत होती है शेयर्ड सीक्रेट जनरेट करने की। ये नॉन्स जो होता है ये नंबर इंक्लूड किया जाता है एक्सचेंज में क्योंकि इससे रेंडमनेस आती है। ये नंबर जनरेट होता है, रेंडमली जनरेट होता है, और इसे जब की जनरेशन में यूज़ किया जाता है तो वो की बड़ी अनप्रिडिक्टेबल बनती है। उसको ब्रेक करना और उसको प्रिडिक्ट करना बड़ा मुश्किल हो जाता है क्योंकि रैंडम नंबर उसमें ऐड हो गए। जो आप हेडर देख रहे हैं ये फर्स्ट वाला जो पोर्शन है, जो ये हेडर है, अब इस हेडर के अंदर क्या किया जाता है? इस हेडर के अंदर सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स जाता है, एसपीआई, जिसको हम बाद में डिस्कस करेंगे। एसपीआई जाता है, उससे पता चलता है कि ये जो हम सिक्योरिटी एसेशन कर रहे हैं ये किस आइक वर्जन 2 सेशन के बारे में है। हम एसपीआई से वो पता कर पाते हैं। उसके साथ साथ ही वर्जन नंबर जाता है, वर्जन नंबर यही है, आइक वर्जन 2 है, यही जाता है इसके अंदर, और कुछ फ्लैग जाते हैं। तो ये हो गया हेडर का पार्ट। अब इसके अलावा अगर मान लीजिए कि नेट डिटेक्शन भी करना है, यानी कि अगर नेट डी वाला काम देखना है कि नेट डिवाइस कोई बीच में है कि नहीं है, वो वाले काम के लिए भी ये इनिशियल एक्सचेंज के अंदर ही वो जाएगा नेट डिटेक्शन। यानी कि ये इंटरव्यू में क्वेश्चन पूछा जाता है, व्हेन इज नेट डिटेक्शन परफॉर्म्ड इन द आइक वर्जन 2। तो यानी कि वो इनिशियल एक्सचेंज में जब इनिशिएटर भेज रहा होगा उस टाइम पे वो भेजा जाता है ताकि पता चले कि नेट डिवाइस है कि नहीं है। अगर नेट डिवाइस होगा तो हम क्या करेंगे, नेट डिवाइस होगा तो जो अब तक हम यूडीपी पोर्ट 500 यूज कर रहे थे उसकी जगह पे हम 4500 पे आ जाएंगे। नेट रिवर्सल में चाहे आइक V1 हो या आइक V2 हो, हर जगह यही काम होता है। यूडीपी जो 500 डिफॉल्ट वाला जो हमारा कनेक्टिविटी है उससे हटके हम 4500 पे आ जाते हैं। नेट रिवर्सल बड़े आराम से चलता है। अब ये सारी इन्फॉर्मेशन भेजने के बाद जब ये रिस्पॉन्डर के पास पहुंचती है तो रिस्पॉन्डर वो सब चीज़ चेक करता है, ये एल्गोरिथम ये क्या क्या सपोर्ट करता है वो, और उसमें से वो सिलेक्ट कर लेता है जो भी होता है। वहाँ तक प्रॉब्लम नहीं है। प्रॉब्लम आती है डिफी-हेल्मन के बारे में। डिफी-हेल्मन में रिजेक्शंस होते हैं, काफ़ी रिजेक्शंस होते हैं जिसकी वजह से ये सारा बहुत बढ़ जाता है, जो हमने डिफी-हेल्मन वाले में सेपरेटली पढ़ा था। अगर मान लीजिए कि रिस्पॉन्डर ने सब कुछ सही निकला, जो इनिशिएटर ने भेजा था और जो की एक्सचेंज किया था, डिफी-हेल्मन पब्लिक की वगैरह भेजी थी, जो पैरामीटर्स भेजे थे वो सब उसने सही था, वो सपोर्ट करता था और रिस्पॉन्डर ने एक्सेप्ट कर लिया। अब उसके बाद क्या होगा कि जब उसके पास ये इनिशिएटर की डिफी-हेल्मन पब्लिक की आ जाएगी, यानी कि डिफी-हेल्मन पब्लिक की जो आ जाएगी इनिशिएटर की, उसके पास रिस्पॉन्डर के पास अपनी वाली प्राइवेट की है, ऑलरेडी प्राइवेट की है। तो इन दोनों को मिलाकर जो पीयर है उसकी डिफी-हेल्मन पब्लिक की और अपनी वाली जो प्राइवेट की है, और उसके अलावा जो क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम नॉन्स ये सब चीज़ें कंबाइन मिलाकर उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी टू जनरेट द सीक्रेट कीज। जो शेयर्ड सीक्रेट की हम बात कर रहे हैं वो जनरेट करने के लिए उसके पास इनफ इंफॉर्मेशन हो जाएगी। तो ये वाली साइड तो डन। सिमिलरली जो रिस्पॉन्डर है जब अपना रिस्पॉन्स भेजेगा, ये वाला जो रिस्पॉन्स भेज रहा है इसके अंदर वो भी हेडर भेजेगा अपनी क्या क्या वो सपोर्ट करता है, क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम क्या की एक्सचेंज सपोर्ट करता है, अपनी पब्लिक की भेजेगा, डिफी-हेल्मन की, नॉन्स, और अगर जरूरत पड़ी तो सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट ऑप्शनल में भेजेगा। तो ये सब इन्फॉर्मेशन जब वो भेजेगा तो उसके पास भी, यानी कि इनिशिएटर के पास भी जो सेंडर की पब्लिक की है, डिफी-हेल्मन पब्लिक की, वो आ जाएगी। इसके पास अपनी जो डिफी-हेल्मन वाली प्राइवेट की जो होगी वो ऑलरेडी होगी। सेम यही काम ये भी करेगा, ये भी इसके पास भी सफिशिएंट इन्फॉर्मेशन हो जाएगी वो शेयर्ड की मटेरियल जनरेट करने के लिए। तो इस तरीके से कंप्लीट चीज ना भेज कर भी, ना एक पूरा एक्सचेंज करके भी, ये एक दूसरे के कंपैरिजन में कर सकते हैं। कोई अगर मैन इन द मिडल होगा तो वो ये जो प्राइवेट जो कीज हैं, ये अपनी अपनी जो प्राइवेट हैं, ये तो ये इन्हीं के पास रखते हैं। इनिशिएटर अपने पास रखेगा, रिस्पॉन्डर अपने पास रखेगा। तो सिर्फ डिफी-हेल्मन पब्लिक कीज का यूज करके कोई और कुछ नहीं कर सकता। इसी वजह से ये ज़्यादा इतना सिक्योर होता है क्योंकि प्राइवेट अपने पास रखी जाती है और पब्लिक तो पब्लिक होती है, वो पब्लिक को रिलीज कर दी जाती है।
जिसके काम आती हैं, जैसे इनिशिएट रिस्पॉन्डर काम आती हैं वो उसको यूज़ कर लेता है, अदरवाइज बाकी सब डिस्कार्ड कर देते हैं। आई होप यहाँ तक ये आई एस ए इनिट वाला जो फ्लो है वो आपको क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं सिक्योरिटी एसेशन प्रपोजल की। अब ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि सिक्योरिटी एसेशन में क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम तो जाते हैं, और क्या क्या जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट और क्या क्या है। तो ठीक है, उस चीज़ की हम डिस्कशन करते हैं। तो सिक्योरिटी एसेशन पेलोड के अंदर इंपॉर्टेंट चीज़ ये प्रपोजल जाता है जिसके अंदर सारे क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम होते हैं। उसके अलावा कुछ ट्रांसफॉर्म सपोर्ट एट्रीब्यूट्स जाते हैं जिनकी ज़रूरत पड़ती है जब हम IPsec ऐसे बिल्ड करते हैं। देखिए, फर्स्ट पार्ट में हम आइक ऐसे बिल्ड करते हैं जिसके लिए आइक ऐसे इनिट वाला जो प्रोसेस हो रहा है। इसके बाद जब चाइल्ड क्रिएशन वगैरह ये होती है, सेकंड पार्ट जो होता है उसके अंदर हम IPsec SA क्रिएट करते हैं, जिसे चाइल्ड ऐसे भी बोलते हैं। जब वो क्रिएट करते हैं उस टाइम पे ये वाली चीज़ काम आती है, ट्रांसपोर्ट सपोर्ट एट्रीब्यूट्स। कैसे कैसे होते हैं, जैसे एन्क्रिप्शन एल्गोरिथम, स्यूडो रैंडम फंक्शन, इंटीग्रिटी एल्गोरिथम, डिफी हेल्मन ग्रुप, वही सेम सब चीज़ें हैं, वो सब यहाँ पे काम आती हैं। अब इसके अलावा ये आइक हेडर भेजा जाता है, ऑथेंटिकेशन हेडर और ESP एन्क्रिप्शन सिक्योरिटी पेलोड, ये सब चीज़ें भेजी जाती हैं क्योंकि ये सब सेम वैसे ही काम करती है जैसे आइक वर्जन 1 में काम करती थी। थोड़े बहुत डिफरेंसेस यहाँ पे आ जाते हैं। अभी देखिए, ये चीज़ भी बड़ी इंपॉर्टेंट है। ये क्रिप्टोग्राफिक एल्गोरिथम जो भेजे जाते हैं एन्क्रिप्शन इंटीग्रिटी वगैरह के लिए, इसमें साथ में एक ये कंबाइंड मोड साइफर भी भेजे जाते हैं। अब कंबाइंड मोड साइफर में क्या होता है, ये अकेला ही एन्क्रिप्शन और इंटीग्रिटी दोनों कर सकता है। तो जब ये कंबाइंड मोड साइफर भेजा जाता है तो ये सब कुछ जब कर सकता है तो बाकी सबकी ज़रूरत नहीं पड़ती है। नॉर्मली ये कहा जाता है कि जब आप ये भेज रहे हैं कंबाइंड मोड साइफर, ये प्रेफर्ड भी होता है क्योंकि ये ज़्यादा बेटर होता है, कंप्यूटेशनली भी वैसे भी ठीक रहता है। तो इस RFC 7296 के अकॉर्डिंग ये रिकमेंड करता है कंबाइंड मोड साइफर्स, जहाँ पर भी आप कर सकें इसको, इंस्टेड ऑफ जो इंडिविजुअल एन्क्रिप्शन और इंटीग्रिटी एल्गोरिथम जो यूज़ करते हैं उसकी जगह पे कंबाइंड मोड यूज़ किया जाए, वो ज़्यादा बेटर रहता है, वो दोनों काम कर सकता है। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए अगर किसी को इनिशिएटर को कंबाइंड मोड भी भेजना हो और इंक्रिप्शन इंटीग्रिटी भेजना हो, जस्ट एज एन ऑप्शन, जो सेंडर को जो रिसीवर है उसको, रिस्पॉन्डर को जो ऑप्शंस के तौर पे भेजना हो वो भेजा जा सकता है। लेकिन उसके लिए प्रॉब्लम यही आएगी कि जो कंबाइंड मोड साइफर है ये अकेला ही जाता है, एक प्रपोजल के अंदर ये अकेला जाएगा। अगर आपको ये भी भेजना है तो आपको एक से ज़्यादा प्रपोजल भेजने पड़ेंगे, यानी कि जैसे एक प्रपोजल में एन्क्रिप्शन और इंटीग्रिटी भेज दिया और एक प्रपोजल में कंबाइंड मोड साइफर भेज दिया, यानी कि जहाँ पे ये आपकी विश है, जहाँ पे एक प्रपोजल से काम चल सकता था उसकी जगह आपने 2 प्रपोजल भेज दिए, इस तरह करके। अब इसमें क्या होगा, जो रिस्पॉन्डर होगा उसको जो बेटर लगेगा, जो सपोर्ट करता होगा उसको सिलेक्ट कर लेगा। ये इंडिविजुअल वाले सिलेक्ट करते हैं, इंडिविजुअल सपोर्ट करता होगा तो इनको सिलेक्ट कर लेगा, कंबाइंड मोड करता होगा इनको सिलेक्ट कर लेगा। काम वही दोनों करने, एन्क्रिप्शन इंटीग्रिटी वाला। कंबाइंड मोड साइफर के जैसे एग्जांपल हो गए ASGCM हो गया या ASCCM हो गया। अभी जो आप PRF देख रहे हैं ये स्यूडो रैंडम फंक्शन, ये आइक वर्जन 2 के साथ ही इसका इवॉल्व या इन्वेंशन हुआ है। और आइक वर्जन 2 बोलता है कि ये PRF भेजना है, जब भी आप ट्रांसफॉर्म भेज रहे हैं, जब भी ये प्रपोजल्स वगैरह भेज रहे हो तो ये PRF भेजना है। ये PRF समझिए होता क्या है, एक स्यूडो रैंडम फंक्शन होता है, एक एल्गोरिथम होता है जो कि इंटीग्रिटी एल्गोरिथम की तरह ही काम करता है। तो यानी कि जैसे हम सिस्को के पॉइंट ऑफ व्यू से लें तो जब आइक वर्जन 2 के अंदर हैश एल्गोरिथम उसको जब सेपरेट किया जाता है 2 ऑप्शंस में, तो एक बनता है इंटीग्रिटी एल्गोरिथम, दूसरा बनता है स्यूडो रैंडम फंक्शन, यानी कि हमारा है PRF। अब जो PRF होता है इसका फंक्शन ये होता है कि टू ड्राइव द कीइंग मटेरियल, जो हमें की मटेरियल की ज़रूरत पड़ती है जब हम डिफी हेल्मन वगैरह करते हैं तो उस टाइम पे इसका यूज़ होता है। और दूसरा ऑप्शन होता है हैशिंग ऑपरेशंस के लिए, जब भी हम आइक वर्जन 2 की टनल एनक्रिप्ट करते हैं उस टाइम पे हैशिंग ऑपरेशन में काम आता है स्यूडो। तो ये इंपॉर्टेंट है, इसको भी समझना चाहिए। जब हम ये अदर इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स की बात करते हैं तो ये पहला इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट आता है जिसे हम बोलते हैं सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स। अभी सिक्योरिटी पैरामीटर इंडेक्स क्या होता है, इससे हमें यूनिकली पता चलता है कि हम किस आइक वर्जन 2 सेशंस की बात कर रहे हैं, क्योंकि एक टाइम पे कई सारे सेशन चल रहे होते हैं। ये एक 64 बिट आइडेंटिफायर है और ये आइक वर्जन 2 के हेडर में ही साथ जाता है, इससे हमें पता चल जाता है ताकि रिस्पॉन्डर को क्लियरली पता चल जाए अच्छा इस वाले आइक वर्जन 2 सेशन के बारे में बात हो रही है। ये जो वैल्यू होती है यानी कि जो SPI होता है,
ये क्रिएट होता है दोनों पार्टीज से, जो भी आइक वर्जन 2 में इनिशिएटर रिस्पॉन्डर पार्ट लेते हैं, ये दोनों पार्टीज क्रिएट करती हैं इसको, और ये आइक वर्जन 2 के हेडर में भेज जाता है। अब इसकी खास बात क्या है कि ये क्लियर में भेजा जाता है, यानी कि आइक वर्जन 2 के अंदर ये क्लियर टेक्स्ट में भेज दिया जाता है। अब आप सोचेंगे तो बड़ा रिस्की काम है, इससे तो पता चल जाएगा सेशन का क्या है। नहीं, यहाँ पर क्या होता है, इवन दो क्लियर में जा रहा है लेकिन उसके बाद भी ये इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड भेजा जाता है। इससे क्या होता है, कोई चेंज करने का, कोई टेम्पर करने का किसी इंटीग्रेटर से कोई चांस नहीं रहता, क्योंकि अगर बाई चांस मान लीजिए किसी ने कर भी लिया तो इंटीग्रिटी का सबसे बड़ा फायदा यही है, हैश चेंज हो जाएगा, उससे पता चल जाएगा कि चेंज हो गया, वो रिजेक्ट हो जाएगा वहीं पे। तो ये इंटीग्रिटी प्रोटेक्टेड होता है इवन दो इट इज सेंट इन द क्लियर टेक्स्ट। ये है नॉन्स, जिसकी हमने पहले बात करी थी, नंबर यूज वंस। ये इसका पर्पज ये होता है, एक रैंडम नंबर जनरेट होता है जिसको की मटेरियल के साथ अटैच कर देते हैं जब भी जनरेट करते हैं, क्योंकि जो डिफी हेलमन वाला फॉर्मूला है उसके अंदर भी यही आता है। तो यानी कि यहाँ से क्लियरली पता चल जाता है कि ये जो आउटपुट है उसको अनप्रिडिक्टेबल बना देता है। अब इसकी स्ट्रेंथ भी होती है, जैसे मिनिमम 128 बिट्स इन साइज से रखना पड़ता है, मैक्सिमम 2048 बिट्स तक भी हो सकता है। अब यहाँ पे जो कुकी है ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, कहने को इसे इग्नोर कर दिया जाता है लेकिन इसका बड़ा इंपॉर्टेंस है। इंपॉर्टेंस कैसे है कि जैसे मान लीजिए हाफ फॉर्म्ड, जैसे टीसीपी सिन वाले होते हैं ये, इस तरह के जो बहुत सारे भेजे जाते हैं, तो सिमिलरली जो हाफ फॉर्म्ड कनेक्शंस होते हैं जब ये भेजे जाते हैं, मान लीजिए कोई इनिशिएटर है, कोई फेक इनिशिएटर है और वो भेजे जा रहा है आई कैसे नेट ये करके फी, जैसे टीसीपी सिन में होता था, हाफ सिन हाफ फॉर्म सेशन, ये सब ऐसी करके अगर कोई भेजे जा रहा है तो ये कुकी नोटिफिकेशन यहाँ पे बड़ा काम आती है, इस तरह के अटैक्स को बचा लेती है। होते क्या है कि जैसे ऐसा कुछ मिलता है कि हाफ फॉर्म्ड आ रहा है, उसमें प्रॉपर इन्फॉर्मेशन नहीं है, पूरा नहीं है, तो जो रिस्पॉन्डर होता है वो क्या करता है, ये कुकी नोटिफिकेशन भेज देता है। इसमें क्या होता है, एक कुकी नोटिफाई पेलोड होता है, नोटिफाई पेलोड। अब जैसे ही ये इनिशिएटर को मिलता है, इसकी खास बात ये होती है कि इनिशिएटर अपना सब कुछ जो स्टेट होता है वो क्लियर कर लेता है और उसके पास कुछ नहीं रह जाता जब ये नोटिफाई पेलोड जाता है। लेकिन कुकी के पास वो इन्फॉर्मेशन रह जाती है और उसे काम लाता है, क्योंकि अगर अगली बार उसी इनिशिएटर ने फिर से कुछ भेजा तो इसकी वजह से वो स्ट्रेट अवे से रिजेक्ट हो जाएगा। तो ये तो एक बेनिफिट हो गया। दूसरा बेनिफिट क्या होता है कि जैसे मान लीजिए जो हम बात कर रहे थे आई कैसे इनिट वाले के अंदर डिफी हेलमन ग्रुप की, अगर मान लीजिए रिस्पॉन्डर ने रिजेक्ट कर दिया डिफी हेलमन ग्रुप तो क्या होगा। अब उस केस में क्या होता है, नॉर्मली क्या है, इनिशिएटर को दोबारा से भेजना है क्योंकि उसी का काम है ये वो भेजना, लेकिन उस टाइम पे ये क्योंकि नोटिफिकेशन अगर एक्टिवेट हुई तो थोड़ी सी प्रॉब्लम बढ़ जाती है। अब बढ़ती कैसे है कि जो नॉर्मली 4 पैकेट में काम हो जाना चाहिए था उसके लिए 6 पैकेट की जरूरत पड़ जाती है। कैसे, रिस्पॉन्डर ने बोला कुकी नोटिफिकेशन एनेबल थी, रिस्पॉन्डर ने उसको रिजेक्ट कर दिया डिफी हेलमन ग्रुप को, और कुकी नोटिफिकेशन साथ में थी, तो क्या होगा, जब इनिशिएटर इसको आइक ऐसे इनिट रिक्वेस्ट को फिर से भेजेगा तो उस टाइम पे इसे कुकी इंक्लूड करना पड़ेगा, क्योंकि कुकी नोटिफिकेशन इनेबल था तो कुकी इसे इंक्लूड करना पड़ेगा। जब ये इंक्लूड करेगा तब ये रिस्पॉन्डर इसे फिर से रिजेक्ट मारेगा कि करेक्ट डिफी हेलमन ग्रुप के साथ आओ, और उसे बता देगा कि मैं ये वाला डिफी हेलमन ग्रुप सपोर्ट करता हूँ, आप इस वाले ग्रुप के साथ आओ, और उसको रिजेक्ट मार देगा। तो यानी कि 2 मैसेज वहां पे वेस्ट। उसके बाद अब इनिशिएटर फिर से भेजेगा आई कैन ऐसे रिक्वेस्ट विद करेक्ट डिफी हेलमन ग्रुप और कुकी के साथ, तो तब जाके ये वाला कनेक्शन एक्सेप्ट होगा। आई कैसे इनिट की जब हम ट्रबल शूटिंग करते हैं तो यही सारी दिक्कतें आती हैं कि रिजेक्शन किस वजह से हुआ, कुकी की वजह से हुआ, नॉन्स की वजह से हुआ, डिफी हेलमन की वजह से हुआ, या रिस्पॉन्डर ने ऐसे ही एवं ही रिजेक्ट मार दिया। तो बहुत सारी चीज़ें होती हैं, वो सब ट्रबल शूटिंग के टाइम पे जब पैकेट कैप्चर लेते हैं तो उसमें पता चल जाती है, वहाँ समझ जाते हैं कि हाँ भाई ये कहानी है, इस वजह से हो रहा है। अब यहाँ पे आप ये देख रहे हैं सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट, ये भी बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है। देखिए हमने पहले डिस्कस किया था कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप की ऑथेंटिकेशन मेथड्स हो सकते हैं। यहाँ पे 2 पार्टीज हैं, इनिशिएटर रिस्पॉन्डर, और ये डिफरेंट टाइप की, यानी कि एक पीएसके प्रीशेड की यूज़ कर सकता है, एक सर्टिफिकेट यूज़ कर सकता है, तो वो चलता है, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन क्या है कि अगर मान लीजिए ये रिस्पॉन्डर है, ये सर्टिफिकेट बेस्ड ऑथेंटिकेशन यूज़ कर रहा है अपने पीयर्स को ऑथेंटिकेट करने के लिए, तो जो सर्टिफिकेट लेवल पे जो बात करते हैं उनका सिक्योरिटी कंसर्न ज़्यादा ही होता है। अब वो अगर मान लीजिए नॉर्मल कोई प्री शेड की वाला होगा उसके साथ कर रहे होंगे तो उनको खुद रिस्क लगा रहता है कि कहीं हमारी कंपनी के लिए या हमारे यूजर्स के लिए कुछ प्रॉब्लम ना हो, सिक्योरिटी कंसर्न ना हो।
तो ये रिस्पॉन्डर रिक्वेस्ट कर सकता है कि मैं आपको अपना जो प्रेफर्ड सीए है, जैसे गोडैडी हो गया, वेरीसाइन हो गया, ग्लोबल साइन हो गया, ये सब जो सीए अथॉरिटीज़ हैं, रेप्यूटेड हैं, तो इनमें से किसी ना किसी का सर्टिफिकेट वो होगा। तो ये बोल देता है कि मैं इसको सपोर्ट करता हूँ, इस वाले सीए से मैं सपोर्ट करता हूँ, क्या आपके पास इस सीए का साइंड सर्टिफिकेट है? अगर है तो आप मुझे प्रोवाइड कर सकते हो। अगर उससे क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इधर भी सेम सीए है, इधर भी सेम सीए है, तो एक तो कॉन्फ़िगरेशन बड़ी आसान सी हो जाती है, क्योंकि फिर वहाँ पर ये जो चेन वाला, जो ट्रस्ट सर्टिफिकेट वाली चेन होती है, ये भेजने का झंझट नहीं रहता। सीए सेम है, ऑलमोस्ट इंटरमीडिएट भी सेम ही रहता है। जो सर्टिफिकेट की बात होती है, उसको एक सर्टिफिकेट भेज के इंस्टॉल करके आपस में काम चल जाता है। तो यानी कि कॉन्फ़िगरेशन वाइज भी बड़ा आसान रहता है अगर सेम सीए दोनों साइड है। तो ये रिस्पॉन्डर एग्जैक्टली यही कह रहा है कि अगर आप भी इस सीए को सपोर्ट करते हो, तो क्या एक सर्टिफिकेट जो इस सीए ने साइन किया हो वो भेज सकते हो मेरे पास? वो भेज देगा तो कनेक्शन सेटअप हो जाएगा सिक्योरिटी कंसर्न के लिए। अब ये अचीव करने के लिए जो रिस्पॉन्डर होगा वो क्या करेगा, वो एक SHA-1 भेजेगा, SHA-1 ऑफ द पब्लिक की ऑफ एनी ट्रस्टेड सीए इन द ISA init रिप्लाई मैसेज। जब भी वो मैसेज भेजेगा तो इंस्टेड ऑफ, जैसे कि जो आइक वर्जन 1 था उसमें क्या होता था कि वहाँ पे सब्जेक्ट नेम भेज देते सीए का, वो डुप्लीकेट कर लिया जाता था। सब्जेक्ट नेम आसानी से वो कर सकते थे और उसको डुप्लीकेट करना कोई बड़ी बात नहीं थी। लेकिन ये SHA-1 का जो हैश भेज दिया जाता है पब्लिक की का, जो भी मान लीजिए GoDaddy को सपोर्ट करता है, तो उसकी जो पब्लिक की है उसका एक SHA-1 हैश निकाला जाएगा और उस हैश को वो दूसरी पार्टी भेज दिया जाएगा। क्योंकि जो हैश है, इसका हैश ये भी कंफर्म कर सकता है, भाई पब्लिक है ना, वो तो पब्लिक की है, इसका हैश ये भी निकाल सकता है, ये निकाल के वैलिडेट कर सकता है कि ये करेक्ट हैश है, ये सब है। और पब्लिक वाले में कोई डरने की जरूरत नहीं है, तो ऑफिशियली हर किसी के पास होता ही है। हर ब्राउजर में हर वेरीफाइड सीए का जो पब्लिक की होती है वो ऑलरेडी होती है, तो वैलिडेशन में कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं आती है। तो ये जब भेजेगा तो उसमें टेम्परिंग का या डुप्लीकेट करने का कोई स्कोप ही नहीं है। लेकिन हाँ, जब पहले आइक वर्जन 1 में भेजा जाता, सब्जेक्ट नेम भेजा जाता था सीए का, तब वो डुप्लीकेट होने की पॉसिबिलिटी रहती थी। तो यहाँ पे ये चीज़ बेटर हो गई है। अब यहाँ पे हम आते हैं कि जब की मटेरियल जनरेशन जो होता है वो किस तरीके से होता है। अभी देखिए डिफ़ी-हेल्मन एक्सचेंज वगैरह हो गया, ये सब तो चीज़ ये ऊपर की कहानी है कि हाँ इस तरह काम करता है। अब उसके अंदर ये करने के बाद जब ICAS इनिट वगैरह हो जाता है, तो उसके बाद एक ये वैल्यू कैलकुलेट होती है जिसे हम एस की सीड कहते हैं। ये कैलकुलेट होती है, और ये कैलकुलेट कैसे होती है, ये जो नॉनसेंस जो भेजे गए थे, ये जो दोनों पार्टीज ने अपने ICAS इनिट के अंदर जो नॉन्स मैसेज भेजे थे, रैंडम नंबर भेजे थे, उनका यूज़ करके, और जो डिफ़ी-हेल्मन की जो पब्लिक की थी, जो शेयर सीक्रेट भेजा गया था, उसका यूज़ करके, इन दोनों का मिक्स करके ये एस की सीड ये वैल्यू कैलकुलेट होती है। और इस वैल्यू कैलकुलेट होने के बाद 3 कीज़ मिलती हैं। ये जो आप स्क्रीन पे देख रहे हैं, ये 3 कीज़ जनरेट होती हैं जिनका अलग अलग पर्पज़ है। ये एस के अंडरस्कोर डी है, ये वाली की, ये टू डिराइव न्यू कीज़ फॉर द चाइल्ड एसेज, जो बाद में चाइल्ड एसेज आएंगे उनके लिए नई कीज़ जनरेट। ये एस के अंडरस्कोर ई है, ये ऑथेंटिकेशन के लिए हो गई। ये एस के अंडरस्कोर ई है, ये एन्क्रिप्शन और डिक्रिप्शन के लिए हो गई। तो इस तरह 3 कीज़ जनरेट हो जाती हैं, ये एक एस की सीड के और डिफ़ी-हेल्मन सीक्रेट की हेल्प से। PRF हमने ऑलरेडी डिस्कस कर लिया, तो PRF भी बड़ा इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। आज की वीडियो में इतना ही था। आपका टाइम देने के लिए थैंक यू सो मच। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, और अगर आप अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कर लीजिएगा, और हो सके तो अपने फ्रेंड्स के साथ ही शेयर करिए ताकि वो भी इसको समझें, ये कॉन्सेप्ट उनकी क्लियरली समझ में आए। सो थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। यू हैव अ ग्रेट डे।